नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कार्यक्रम हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़े हुए तमाम विषयों पर तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में विषय से जुड़े हुए खास मेहमान जुड़ते हैं, आपके सवालों के लाइव जवाब दिए जाते हैं और ताकि आप उन जानकारियों का सही इस्तेमाल कर सकें, ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं। तो कार्यक्रम हेलो किसान में आज कौन से विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। आज हेलो किसान कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय रहने वाला है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के फायदे, और इसके साथ ही जो हमारा दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा मुर्गी पालन का। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में इन दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, आप हमें टोल फ्री नंबर के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं अपना सवाल पूछने के लिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061। इस टोल फ्री नंबर के जरिए आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सएप करते समय एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपना सवाल कहां से भेज रहे हैं और आपका नाम क्या है, ये लिखना ना भूलें। आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करते हुए एक चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि आपके टेलीविजन की आवाज थोड़ी सी कम हो और साथ ही साथ आपके फोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपके सवाल का जवाब आपको बेहतर तरीके से जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो दे सके। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उन सभी का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीत शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। आप चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रोहित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना से। आपका स्वागत है सर। तो दोनों मेहमानों का मैंने आपसे तारुफ करा दिया है। जल्दी से अपने सवाल तैयार कर लीजिए और हमें फोन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर संजीत जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर संजीत जी, मैं जो आज हमारा विषय है इस विषय पर विस्तार रूप से आपसे समझने की प्रयास करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है, हमारे किसान भाई इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? जी, मुख्य रूप से कृत्रिम गर्भाधान के फायदे हमें जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारत दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 का स्थान अर्जित कर चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जितना पर एनिमल प्रोडक्शन होना चाहिए उसके अभी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। और प्रति जानवर का जो प्रोडक्शन है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जा सकता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें नस्ल को सुधार करना है। जो भी हमारी नस्ल है, चाहे वो 10 लीटर वाली गाय है या 8 लीटर वाली गाय है, अगर हम चाहते हैं उस नस्ल का बेटर, उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, उसका ग्रोथ अच्छी हो और दुग्ध उत्पादन अधिक हो, तो उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो कि गायनोलॉजिकल डिजीज़ेस जिसे हम कहते हैं, और नॉर्मल नेचुरल सर्विस से ये बीमारियां फैलती हैं, उन चीज़ों से बचाया जा सकता है। क्योंकि जैसे किसी सांड ने, किसी बुल ने अगर किसी गाय को क्रॉस किया है और उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो गाय के अंदर इन्फेक्शन है चाहे वो बुल के अंदर है, जब भी वो दूसरे किसी गाय को गर्भित करेगा तो वो इन्फेक्शन को फैला सकता है। उसमें कई ऐसी बीमारियां होती हैं, वायरल बीमारियां होती हैं, जैसे विब्रियोसिस है, ब्रुसेलोसिस है और कैम्पेलोबैक्टीरियोसिस है, जो कि एक तो जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसको होने नहीं देंगी, और बाई चांस अगर वो आगे तक जाता भी है तो उसमें एबॉर्शन हो जाता है, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती और गर्भपात हो जाता है। इन चीज़ों को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कई ऐसी बुल्स होते हैं जो कि बहुत ही उत्तम नस्ल के बुल हैं, और उत्तम नस्ल का बुल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मुख्य रूप से वो 1 या 2 गाय को जो है गर्भित कर सकता है। अगर उसके सीमन को हम निकालते हैं टेक्निकली जो है साइंटिफिक तरीके से, तो उस सीमन से करीबन हम 300 सीमन स्ट्रॉ तैयार कर सकते हैं। वो सीमन स्ट्रॉ किसी भी दूर दराज के इलाके में, ऐसा कोई गांव हो सकता है जहां पे उत्तम नस्ल का कोई बुल नहीं है या बफलो बुल नहीं है, तो वहां पे भी इन चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए बेसिकली जो लिक्विड नाइट्रोजन जिसमें ये स्टोर किया जाता है,
उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। और ये कितने भी सालों तक इसको जो है हम स्टोर कर सकते हैं। बुल के मृत्यु होने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अच्छी नस्ल का अगर बुल होगा, जब तक वो रहेगा उतनी अपने जीवन उसमें ही दे सकता है सर्विस। बाकी अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करते हैं तो उसको हम लंबे समय तक भी उसका उपयोग किया जा सकता है। दूर दराज के इलाके में जहाँ पे ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, वहाँ पे इनको ले आया जा सकता है और जो पशु का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। जी, तो विस्तार रूप से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर हमको जानकारी दी कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है, उसके फायदे क्या हो सकते हैं। इसको और विस्तार रूप से समझेंगे और ज़्यादा इसके तह में जाके समझेंगे कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है और क्या क्या फ़ायदे हैं। तमाम तरह के सवाल हम डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन इससे पहले कृत्रिम गर्भाधान क्या है इस पर एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन से अच्छा मुनाफा लेने के लिए पशुओं की नस्ल खास महत्व रखती है। इसके लिए देसी नस्लों के पशुओं का संवर्धन और संरक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीकी को भी अपनाया जा रहा है। बता दें कि कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य इकट्ठा करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान के कई सारे फायदे हैं। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा श्रेष्ठ गुणों वाले सांड को ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक विधि में एक सांड द्वारा एक साल में 50 से 60 गाय या भैंस को गर्भित किया जा सकता है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से एक साल में हजारों की संख्या में गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम की बचत होती है, क्योंकि पशुपालक को सांड पालने की जरूरत नहीं होती। कृत्रिम गर्भाधान में बहुत दूर यहाँ तक कि विदेशों में रखे उत्तम नस्ल और गुणों वाले सांड के वीर्य को भी गाय व भैंसों में उपयोग करके फायदा उठाया जा सकता है। इस विधि में उत्तम गुणों वाले बूढ़े या घायल सांड का उपयोग भी प्रजनन के लिए किया जा सकता है। इस विधि में विकलांग गायों और भैंसों का उपयोग भी प्रजनन के लिए किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान विधि में नर से मादा और मादा से नर में फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। साथ ही इस विधि में सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे मादा की प्रजनन की बीमारियों में काफी हद तक कमी आ जाती है और गर्भ धारण करने की दर भी बढ़ जाती है। तो देखा आपने कि कृत्रिम गर्भाधान के कितने फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से इसका उपयोग कर पशुपालकों के जीवन में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर संजीव शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूँगा। संजीव शर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने तारुफ कराया था आप सभी दर्शकों का उनसे। डॉक्टर रोहित जी, हम देख रहे हैं कि हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ बढ़ चुके हैं और मौसम में बदलाव आ रहा है, और इस समय देखा जाए तो मुर्गी पालकों को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, हम लोग सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो इस समय जो भी मुर्गी पालक हैं उन्हें मुर्गियों का अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो मुर्गी है एक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जानवर होता है। उस पर मौसम के बदलाव का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं हम लोग देखते हैं अंडा और मीट का उत्पादन घट जाता है, क्योंकि मुर्गियों में कुछ इस तरह से उनका जो शारीरिक उनके अंदर कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो भी वातावरण की गर्मी से बचाव करने के लिए अपने शरीर में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं कि वो वातावरण की गर्मी से बच पाए, जिसका प्रभाव पड़ता कहाँ पर है, उनके उत्पादन में। और उनका उत्पादन दो तरीके का होता है, जैसे जो अंडे और मांस के लिए मुर्गियां विशेषतः पाली जाती हैं। तो जब भी जो वातावरण की गर्मी बढ़ती जाती है,
तो मुर्गियों के आवास में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा कि उन्हें बाहर की गर्मी से बचा सकें, और जिस वातावरण में वो रह रही हैं, जिस साइड में हम उनको रख रहे हैं, उसके तापमान को हमें मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही कुछ बदलाव उनके खान पान में, जो भी हम दाना देते हैं मुर्गियों को, उसके हमें उनके दाने में भी कुछ, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उनके कुछ घटक में बदलाव करना पड़ता है, जिससे वो वातावरण की गर्मी को सहन कर पाए और अपने प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को घटाए ना। क्योंकि जो भी किसान है, उसका जो भी मुनाफा है वो मुर्गियों के उत्पादन पर निर्भर करता है। यदि वही घट जाएगा तो उसका मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। तो इसलिए हमें गर्मी के मौसम में विशेषतः मुर्गियों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस दर से वो सर्दियों में उत्पादन कर रही हैं, उसी दर से वो गर्मियों में भी उत्पादन दे सकें। जी, विस्तार रूप से हम मुर्गी पालन में और भी जानेंगे डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से। उससे पहले आगे बढ़ें, लेकिन एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं कि मुर्गी पालन में आपको कौन कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और मुर्गी पालन इस समय क्या कुछ देखने को मिल रहा है मुर्गी पालन के क्षेत्र में। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुर्गी पालन से जुड़ा है। बता दें कि 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं। मुर्गी पालन की खास बात यह है कि इस व्यवसाय को कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी और साफ हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को न छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर आपकी मेहनत और लगन पर सब कुछ निर्भर है। रिपोर्ट में बताई गई सभी चीज़ों का अगर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो जितने भी मुर्गी पालक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अच्छे उत्पादन ले पाएंगे और उनकी आय भी बढ़ती हुई उनको देखने को मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संजीव शर्मा जी, आपने विस्तार रूप से बताया कि कृत्रिम गर्भाधान करने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि पशुपालकों का जो अमूल्य पशुधन है उनको नुकसान न पहुँचे। जी, कृत्रिम गर्भाधान जब भी इसके प्रति जब पशुपालक सोचता है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पशु सही प्रॉपर हीट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी पशु हीट में आता है कुछ लक्षण दिखाता है, उन लक्षणों को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे कि जो मिक्सचुरेशन होता है, बूंद बूंद करके पेशाब करता है पशु एक पशु से दूसरे पशु के ऊपर गाय जो है कूदती है या अलाउ करती है उसको माउंट करने के लिए। इसके अलावा कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज वो डालती है, स्राव पदार्थ होता है वह गिराती है, और दूध जो है थनों में जैसे जो है डोका कर लेते हैं बोलते हैं, और पूरी तरह से वो दूध वो निकालने नहीं देती है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हमें पता चलता है कि जो पशु जो है वो हीट में आ रहा है। जी, 2 महीने के बाद, यानी कि 2 महीने के बाद पशु को हीट में आ जाना चाहिए। अगर 2 से 3 महीने 60 to 90 डेज के बीच में अगर पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उसके पशु की जाँच कराना बहुत आवश्यक है। जब ये हमें पता चल गया कि पशु हीट में है, फिर हमें गर्भाधान किस टाइम पे कराना है। गर्भाधान का कराने का जो समय है गायों में जो है 12 से 18 घंटे के बीच में, यानी कि अगर गाय जो है सुबह हीट में आई है तो शाम को उसको एआई कराएंगे, और अगर शाम को हीट में आई है तो नेक्स्ट डे सुबह कराया जाएगा। इसी प्रकार भैंस अगर हीट में आती है उसको अराउंड 18 to 24 आवर्स के बीच में कराया जाता है। मिड टू लेट हीट बोलते हैं।
यानी कि सुबह अगर हीट में आई है भैंस तो नेक्स्ट डे उसको ज्ञापन कराएंगे, या फिर लेट जैसे बोला जाता है। और इसका खास ध्यान ये भी रखने की ज़रूरत है कि जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाला टेक्नीशियन है वो पूरी तरह से उसके लिए एक्सपर्ट है, वो पूरी तरह से उसकी जानकारी उसको है कि नहीं। जब भी पशुपालक कोई एआई के लिए बुलाते हैं तो ये ध्यान दें कि उसके अंदर जिससे वो लिक्विड नाइट्रोजन जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में पूरी लिक्विड नाइट्रोजन है कि नहीं है, जो सीमेंट जो निकाल रहा है वो फ्रोज़न है कि नहीं है। उसके अलावा उसको थॉइंग की जाती है, एक 34 टू 37 डिग्री टेम्परेचर पे उसको थॉइंग की जाती है। जो थॉइंग में क्या होता है, जो फ्रोज़न होता है सीमेंट उसको नॉर्मल जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री उस पर लेके आया जाता है। और जब उसको लाते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकंड के लिए जो है गुनगुने पानी में जिसका टेम्परेचर 34 से 37 डिग्री हो उसमें उसको थॉइंग की जाती है और 30 सेकंड के लिए थॉइंग करते हैं। फिर थॉइंग के बाद जो लोड किया जाता है वो लोडिंग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उसमें जो कैंची से जो कट लगाया जाता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि अगर टेढ़ा कट लगेगा तो सीमेंट जो है साइड से बाहर निकल जाएगा और वो प्रॉपर जो है एनिमल के अंदर जा नहीं पाएगा जी। इस बात का भी ध्यान दें कि जो शीट यूज़ की जा रही है वो डिस्पोजेबल है, यानी कि वो दोबारा सेम चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को ध्यान जब देंगे, फिर जो है उसका टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग अगर सही है, उस सीमेंट जो है उसका जो स्टोरेज रहा है वो सही है, उसको थॉइंग जो है टेक्निक है वो सही है, तो कृत्रिम गर्भाधान में 60 to 80% की जो है सक्सेस रेट पाई गई है। जी बिल्कुल। तो कृत्रिम गर्भाधान के तमाम फायदे भी हैं और किस तरीके की इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी विस्तार से हम जान रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक कॉलर पर जुड़ गए, एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन है, सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे 2-3 सवाल हैं सर। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में मुझे जानना था जी। सर पहला सवाल ये था कि हमारी सरकार द्वारा देसी नस्लों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है कि उन्हीं की हमें नस्लों को आगे बढ़ाना है, तो हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं सर, तो कोई कहते हैं कि नस्ल सुधार होता है, तो सर क्या हम गर्भाधान करवाते हैं तो देसी ही नस्ल की आगे प्रजाति बढ़ेगी या फिर उसमें दूसरी नस्ल आ जाती है? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था सर कि हमारे यहाँ जब डॉक्टरों से कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो सर वो 600-700 रुपए लेते हैं, तो सरकारी रेट क्या होता है कृत्रिम गर्भाधान कराने का? और तीसरा सवाल ये था कि अधिकतर सर जो प्राकृतिक गर्भाधान कराते हैं पढ़ाई से या फिर सांड से, तो वो सक्सेस हो जाते हैं सर, लेकिन ये सक्सेस नहीं होते और कई बार 2 बार 3 बार भी कराना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? जी, तो विपिन जी के कई सवाल एक साथ आए डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों का जवाब देंगे। विपिन जी की बातें बिल्कुल सही हैं। जो कृत्रिम गर्भाधान का जो सही समय होता है, अगर सही समय पे कराया जाए, पहली बात तो एक उन्होंने फीस के बारे में बात की जी। हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, हर स्टेट में अलग होता है। जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्री होता है। उसके अलावा जैसे कुछ स्टेट्स में 25 रुपये लिया जाता है, कि कुछ स्टेट में वो सीमेंट की कॉस्ट है। सीमेंट की कॉस्ट से अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे पशु को, तो जो सीमेंट की कॉस्ट है उसी की पर्ची कटेगी, उससे एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अगर आप घर पे जाकर के किसी को बुलाते हैं तो वो जो टेक्नीशियन है वो सरकारी है या प्राइवेट है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है। अदरवाइज आप जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर लेके जाएं और जो भी 25 रुपये या 30 रुपये जो भी फीस होगी उसकी वो रसीद बना के देते हैं। इसमें आपको कोई शंका करने की वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान से जो सक्सेस रेट है जी, वो हम 60 to 80% इसलिए कहते हैं कि सही समय पे उसका गर्भधारण करा गया है, सही तकनीक से उस गर्भधारण किया गया है। अगर आप प्राकृतिक उससे भी देखेंगे, जो जितनी नस्लें हैं, जैसे जो बाहर की नस्लें हैं, हॉल्स्टीन फ्रीजन है, जर्सी है, उनके अंदर रिपीट ब्रीडिंग की बहुत बड़ी समस्या है। वो हमारे इस वातावरण में पूरी तरह से सही तरह से वो एक्लेमेटाइज नहीं हो पाती हैं, उसलिए उनके अंदर रिपीट ब्रीडिंग है। उनको हमें जैसे मिनरल मिक्सचर खिलाना होता है, डीवर्मिंग करनी होती है। तो पशुपालक जो है प्रॉपर अगर उनको सही तरह से जो मिनरल मिक्सचर अगर खिलाते हैं तो जो कमियां हैं वो पशु के अंदर नहीं होंगी और उससे आप उसको जो है सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। जी, तो विपिन जी इन सभी बातों का इस्तेमाल कर आप अपने पशु का कृत्रिम गर्भाधान भी करा सकते हैं। और जो आपने फीस की बात की डॉक्टर साहब ने, उसका भी आपको जवाब दिया। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के उस पार फिर से आपके सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट से लिया जाएगा। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हमारे साथ एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद जी नंदस्वरूप जी अपना सवाल पूछिए। तो मुर्गियों में जो जीवाणु रोग होते हैं जैसे कि रानीखेत बीमारी हो गई, चेचक की बीमारी हो गई, बोतल बीमारी, मैरिक रोग हो गया, एक इसमें जो है बैक्टीरिया रोग रखता है, तो उसमें जैसे टाइफाइड हो गया, कालरा हो गया, करजाई हो गया, इन बीमारियों से मुर्गी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और दूसरी चीज हम पशु के पर ये पूछना चाहते हैं, जो हमारा देसी पशु है, अब विदेशी नस्ल की जो फीमेल पर चढ़वाते हैं तो उससे हमारा नस्ल सुधार में कितना फायदा होगा, दूध उत्पादन में कितना लाभ होगा? जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल रोहित जी, माफ कीजिएगा रोहित जी, आपने सुना है कि किस तरीके से पूछ रहे हैं कि जो मुर्गियों में तमाम रोग लग जाते हैं उस रोगों से कैसे अपनी मुर्गियों को सुरक्षित रखा जाए। डॉक्टर रोहित जी। जी जैसे हम लोग देखते हैं कि मुर्गियों में बहुत तरीके के रोग से ग्रसित हो जाती है और जो भी अंडे का उद्योग कर रहे हैं, अंडे वाली मुर्गियां पाल रहे हैं या मीट वाली मुर्गियां पाल रहे हैं, उनमें बीमारियां थोड़ी अलग अलग भी आती हैं, क्योंकि जो मीट वाली मुर्गी है उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी छोटी होती है और जो अंडे वाली मुर्गी है उनकी लाइफ थोड़ी सी लगभग 1 से 1.5 साल रहती है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मुर्गियों में रोग एक तो संक्रामक रोग होते हैं और एक होता है आहार में किसी घटक की कमी से आने वाले रोग। तो दो, यदि संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग वो होते हैं कि किसी तरीके का संक्रमण मुर्गियों को लग जाता है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस का कोई भी इन्फेक्शन मुर्गियों ने पकड़ लिया है। तो यदि एक बार किसी एक मुर्गी को संक्रमण हो गया है तो मुर्गी उद्योग में होता क्या है कि बहुत जल्दी से संक्रमण दूसरी मुर्गियों में लग जाता है और धीमे धीमे पूरे फ्लॉक में सारी मुर्गियों में संक्रमण फैल जाता है। तो मुर्गियों में किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मुर्गियों में जो टीकाकरण है, टीकाकरण अच्छी तरह से जब हम लोग फॉलो करते हैं, हर एक दिन का, हर एक सप्ताह का, जैसे जैसे मुर्गी की उम्र बढ़ती आती है उनमें लगने वाले टीका अलग अलग रहता है। तो जब भी कोई भी किसान इस टीकाकरण प्रोग्राम को अच्छी तरह से फॉलो करता है, हर एक जैसे रानीखेत बीमारी हो गई उसका टीका लगता है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो गई है, फाउल पॉक्स हो गया है, तो ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों के टीकाकरण मौजूद हैं। यदि किसान इन बीमारियों के टीकाकरण अपनी मुर्गियों में करता है तो मुर्गियां रोग से बची रहेंगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि किसान एक बार तो टीकाकरण करा देता है लेकिन उसके बाद वो टीकाकरण कराना भूल जाता है। तो जैसे जैसे मुर्गियों की उम्र बढ़ती जाती है तो उनमें थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक होने लगती है और मुर्गियां में संक्रमण जल्दी से फैल जाता है। तो जो भी शेड्यूल
डॉक्टर ने दिया है, मुर्गियों के डॉक्टर ने जो भी शेड्यूल दिया है उसका टीकाकरण कराएं। जैसे रानीखेत बीमारी है, जब मुर्गियां अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं, उसके हर 2 महीने के बाद हमें मुर्गियों में टीकाकरण रानीखेत का कराना पड़ता है। ये कंपलसरी है, क्योंकि यदि नहीं कराएंगे तो बीमारी आ जाएगी। तो यदि इन बातों का ध्यान रखा जाता है तो मुर्गियों की बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से नंद स्वरूप जी आपका सवाल था, डॉक्टर रोहित ने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया कि एक तो आप टीकाकरण कराइए, दूसरा अपने मुर्गियों की जो रख रखाव है उस पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आप अपनी मुर्गियों को सभी रोगों से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर इकट्ठे में डॉक्टर संजीत जी मैं आपके पास आऊँगा उनका जवाब लेने के लिए। हमारे साथ रेमता राम जी हैं, वो कॉल कर रहे हैं। अपना सवाल पूछिए रेमता राम जी, जैसलमेर राजस्थान से हैं। हाँ, मेरे पास एक साहिवाल गाय है जी। उसमें क्या है कि पीछे वाले थन छोटे है और दूध कम आता है, मतलब इसको थनैला रोग पहले हुआ था क्या और कोई बीमारी है? दूसरी बात है वो दूध नीचे नहीं उतारती है, 4 किलो में 2 किलो हमारे पल्ले पड़ता भी, दूध नीचे नहीं उतारती, प्रासा नहीं देती है। जी रेमता राम जी का आपका सवाल हमने सुन लिया, हम डॉक्टर साहब से जवाब देते हैं। डॉक्टर संजीत जी, एक तो इनका सवाल आपने सुना कि इनकी थन की जो समस्या है और दूध कम दे रही है, दूसरा आपने जो पहले नंद स्वरूप जी ने सवाल किया था कि क्या जैसे भारत सरकार अब देसी नस्लों को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है, इन दोनों सवालों का जवाब दिए। जी, जो उनके थन की जो बीमारी है, थनैला रोग हुआ था, उसके बाद जो थन का जो साइज़ है वो सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। ये अक्सर क्या होता है, कोई भी थनैला रोग से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी जो पूरी प्रोडक्शन जो है देना चाहिए, उसकी जो थन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और साइज़ भी जो है उसका सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ के लिए मुख्य रूप से पशुपालक को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी थनैला रोग का इलाज करवाएं, वो कम से कम जो ट्रीटमेंट है 5 से 6 दिन का होना चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक जो है, कई बार क्या करते हैं पशुपालक, 1 दिन 2 दिन उसको एंटीबायोटिक लगवा देते हैं या खिला देते हैं और 2 दिन बाद जैसे उसको लगता है कि इंप्रूवमेंट आ गया है तो फिर वो दवाई को बंद कर देते हैं। इसका इलाज 5 से 6 दिन के लिए होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अब ये हो सकता है कि जो कई ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें विटामिन ए, D3, E और H, ये 4 विटामिन होते हैं जिनकी सही मात्रा जो है 10 ml से 15 ml के करीब डेली इसको देना है। और एक टैबलेट आती हैं आयुर्वेदा में जो लेप्टिडिनिया होती हैं, जो लेप्टिडिनिया नाम से टैबलेट जिस भी दवाई में है, प्लस में ये A, D3, E, H का जो सिरप है उसको रेगुलर आप पिलाएं तो उसकी जो लेवल है वो भी इम्प्रूव कर जाएगा और उसके दूध की जो मात्रा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा जो सवाल था कि जो आज हमारे भारत देश में देसी नस्लों पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और उसकी प्रोडक्शन के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था, जो देसी नस्ल हुआ करती थी, हमारी जो गाय है ऑन एन एवरेज अगर प्रोडक्शन देखें तो मुश्किल से 1 से 2 लीटर हुआ करता था। देसी गायों का जो नस्ल होती थी उनको सुधार का कार्यक्रम भी नहीं था और उन पे जो फोकस भी नहीं हुआ करता था। पहले क्या था, जर्सी है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, इनकी तरफ जो है सब लोग आकर्षित होते थे क्योंकि इनके अंदर बताया जाता था कि 50 लीटर 60 लीटर प्रतिदिन जो है इनका दूध होता है। अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जो देसी नस्ल की जो गाय के दूध की जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, आम इंसान को जैसे जैसे मालूम चल रहे हैं कि उसमें A2 मिल्क होता है, जो BP की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनमें उनको रिलीफ रहता है। तो इसकी नस्ल का जो सुधार जैसे कार्यक्रम किया गया, तो जहाँ भी आपके एरिया में अगर आपके पास साहिवाल गाय है, आपके पास गिर गाय है, तो केवल उसी के सीमन से जो है उसका गर्भधारण कराएं। और होता क्या है कि जो अगर 5 लीटर की गाय है और अगर अच्छे सीमन से उसका होता है तो जो बच्चा जो पैदा होगा वो गाय जो है करीबन 15 लीटर 16 लीटर जो है दूध देगी। और इस तरह से आप अपनी गाय का जो है नस्ल का सुधार भी किया जा सकता है, उसमें ग्रोथ भी बेटर होती है, प्रोडक्शन भी बेटर होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा अधिक होती है। जी, तो इस तरीके से हमारे तमाम दर्शक हैं जो उनके सवाल थे, उनके सवालों का जवाब हमें उम्मीद है कि उनको मिल गया होगा। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी वसीम जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरी मतलब एक भैंस का बच्चा है, 2 साल का है जी, वो मतलब कि गर्मी में नहीं आ रही है। जी जी डॉक्टर संजीत जी। जी, गर्मी में ना आना, जैसे हम एनिस्टस कहते हैं, हीट में ना आना, उसके मुख्य रूप से जो कारण होते हैं कि खनिज लवण तत्व जो है वो उसके अंदर कमी है। आज जो हमारे जो पशु चारा है
और जो भी फॉडर हम खिलाया जा रहा है उसके अंदर इन चीज़ों की कमी होती है। इसलिए इन चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए हमें अलग से सप्लीमेंट करना पड़ता है, अलग से हमें सेवन कराना पड़ता है। उसके लिए मुख्य रूप से आपको ये ध्यान करना है, सबसे पहले उसके डीवर्मिंग करें, पेट के कीड़े की दवा देनी है आपको। उसके अलावा खनिज मिश्रण जो होता है 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कम 1 से 1.5 महीने तक खिलाएं। और हीट में आने के लिए उसको पहले तो कुछ ऐसी टैबलेट आती हैं जो कि क्लोमिफेन साइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, उसके साथ मिश्रण कॉम्बिनेशन में होती है, उसको आप दे दीजिए। अगर 1.5 महीने के बाद मिनरल मिक्सचर खिलाने के बाद, डीवर्मिंग करने के बाद, क्लोमिफिन देने के बाद भी अगर पशु हीट में नहीं आता है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे ले जा करके उसकी पशु की जांच कराएं। उसके अंदर कोई हार्मोन की कमी है, उसके अंदर अगर उसका जो बच्चेदानी अगर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है या कोई भी उसके अंदर इन्फेक्शन वाली चीज़ है, उसका ध्यान वो जो है चेक करने के बाद ही होगा। जी, तो वसीम जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। और आगे बढ़ते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का मैं करूंगा। डॉक्टर रोहित जी, अगर कोई शुरुआत से मुर्गी पालन करना चाहता है तो शुरुआत में कितना खर्चा आ सकता है, कितनी मुर्गियों के साथ कोई पशुपालक इसकी शुरुआत कर सकता है और सरकार के द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है मुर्गी पालन के क्षेत्र में? जी बिल्कुल, जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है उसमें जो भी किसान है उसके लिए यही सहूलियत है कि वो कम मुर्गियों से भी स्टार्ट करता है। यदि वो एक बाड़े में मुर्गियों का पालन करता है तो वो 100-150 मुर्गियों से स्टार्ट कर सकता है। और यदि वो अच्छे कमर्शियल रूप में मुर्गी पालन करना चाहता है तो वो लगभग 1000 से 2000 मुर्गियां भी पाल सकता है। जी। जब भी कोई भी मुर्गी पालन करता है, जैसे वो अंडे के लिए मुर्गी पाल रहा है या मांस के लिए मुर्गी पाल रहा है, दोनों के लिए मुर्गियों का चयन अलग अलग करना पड़ेगा। जो अंडे वाली मुर्गियां हैं उनको हम पिंजरे में रखते हैं जी। और पिंजरे में खासियत ये रहती है कि कम जगह पे ज्यादा मुर्गियां आ जाती हैं। जैसे यदि वो 1000 मुर्गियां पालता है तो उसका लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। पूरा सेट बनवाने में है, पिंजरे खरीदने में, चूजे खरीदने में और फीड खरीदने में। तो इतना खर्चा शुरुआती तौर पर उसको आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 1000 मुर्गियों से स्टार्ट करे। वो पहले अपनी, यदि उसके पास पूंजी कम है तो वो 100-150 मुर्गियों से स्टार्ट करके अपने जो भी व्यवसाय को धीमे धीमे बढ़ा सकता है। सरकार की तरफ से भी सहूलियत काफ़ी मिलती है कि उनके तरफ से यदि मिनिमम उसको 1000 मुर्गियों का सेट बनवाना पड़ेगा। जो लेयर फार्म है, लेयर फार्म मतलब जो अंडे के लिए मुर्गियां पालना चाहता है, तो 1000 मुर्गियों से वो स्टार्ट कर सकता है। 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें से उसको सब्सिडी भी मिलती है। लगभग 25% से लेके 33% के करीब सरकार की तरफ से उसको सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। और वो कहीं से, लेकिन जब भी वो कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है तो उससे पहले वो एक कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से जाके अच्छे से प्रशिक्षण ले। प्रशिक्षण के लगभग 7 दिन या 10 दिन का प्रशिक्षण कोर्स रहता है। जब वो प्रशिक्षण लेके उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसको वो बैंक में वो अप्लाई कर सकता है लोन के लिए, तो उसको वहां से भी लोन की भी सहूलियत मिल सकती है और सरकार की तरफ से सब्सिडी की सहूलियत भी मिल सकती है। जी, तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बात बताई है कि आपको मुर्गी पालन करने से पहले ट्रेनिंग लेना, जो प्रशिक्षण लेना है वो बहुत अनिवार्य है। प्रशिक्षण ले पाएंगे तभी आप अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे और तभी आपका जो ये पशुधन है ये आगे बढ़ेगा और आपके व्यवसाय को भी ग्रोथ मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार तमाम दर्शक के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक और जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी सवाल ले लेते हैं। कैलाश हैं अलीगढ़ से। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। कैलाश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी, ये जो है भैंस जो है, ब्यावन भैंस है 4 महीने की। जी जी, अपना सवाल दोहराइए। ये जी 51 भैंस है जी, 5 महीने की, पतली बेरी दे रही है, ये क्या दवा करेंगे? जी, तो कैलाश जी का जो सवाल है इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेक लेना होगा। कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के उस पार आपके सवाल का जवाब हम देंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। हमारे ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो दर्शक थे कैलाश, उनका हमने सवाल लिया था, उसके साथ एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं। डॉक्टर संजीत जी, हम व्हाट्सएप पे हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है। जितेंद्र सिंह धार मध्य प्रदेश से हैं। वो पूछ रहे हैं, गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करने के कितने समय बाद किसान स्वयं यह जाँच कर पाएँ कि उसका पशु प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं? कृपया इसके बारे में बताएं। एक इस सवाल का जवाब, और जो कैलाश जी ने पूछा डॉक्टर साहब उसका जवाब। जी, कैलाश जी का सवाल था कि गर्भित पशु है 4 से 5 माह का, उसकी हम देखभाल किस तरह से कर सकते हैं। 4 से 5 माह का पशु है, जिस तरह से गर्मी का समय अभी आने वाला है, तो गर्मी के समय में प्रॉपर उसको संतुलित पशु आहार देना अति आवश्यक है। प्रॉपर उसको वेंटिलेशन वाली जगह पे रखना, जहाँ पे हवा का प्रॉपर जो है व्यवस्था हो, और साफ़ सफाई रखनी है। खनिज लवण तत्व की उसके रेगुलर उसको खिलाते रहना है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को रोकने के लिए कैल्शियम का जो है सिरप जो है उसका भी दिया जा सकता है। और इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि कोई भी अधिक गर्मी का, जब जैसे लू वगैरह चलती हैं, उसमें लूओं से बचाना है। हीट स्ट्रोक की जैसे संभावना बढ़ जाती है, उससे उसको बचाना है। पशु जो है गर्भपात ना हो जाए, उसका बच्चा ना गिरा दे, उसका ध्यान रखना है। कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज अगर होता है तो जांच करा करके जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है उसका एक इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, ताकि कोई इस तरह का गर्भपात ना हो। और जो दूसरा सवाल आपने किया था, एक बार मैं दोबारा दूसरा सवाल जो आपका जी, दूसरा सवाल जो हमारा धार मध्य प्रदेश हमारे दर्शक हैं उन्होंने किया था, उनका ये सवाल है कि कैसे जांच पाएं कि कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद पशु ने गर्भधारण किया है नहीं? गर्भित करने के 2.5 से 3 महीने बाद जो है पशु की जांच की जा सकती है कि वो पशु जो है ज्ञापन है कि नहीं है। अमूमन जो है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनको वो पर रेक्टल जो है पैल्पेशन करके फील कर सकते हैं कि पशु जो है ज्ञापन है कि नहीं है। इसके अलावा अभी कुछ कंपनीज़ की तरफ से ऐसे किट्स भी डेवलप की गई हैं जो 28 दिन के भीतर, 28 दिन का जैसे ही ज्ञापन हुआ, उससे जो है मिल्क के द्वारा और उसके ब्लड सैंपल के द्वारा ये जांच की जा सकती है कि वह पशु ज्ञापन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि आपके इलाके में वो किट अवेलेबल हो कि नहीं हो। बेस्ट तरीका, जो सबसे पुराना तरीका यही है, नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जा करके पशु की स्वास्थ्य जांच कराएं। पशु चिकित्सक जो है जांच करके बता देगा वो ज्ञापन है कि नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई इन तमाम जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर पाएँ, इसके लिए आपको इन जानकारियों का सही लाभ उठाना भी बहुत ज़रूरी है, और अपने पशुओं की देखभाल आप इसी तरह से कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मुर्गी पालन के बारे में अब सवाल ले लेते हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से। डॉक्टर रोहित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि शुरुआत में हम 100 मुर्गी पालन लगा सकते हैं अगर किसी किसान का बजट कम है। हालांकि सरकार की तरफ से मदद भी दी जा रही है, लेकिन 100 के साथ साथ कोई जो किसान भाई है या कोई पशुपालक है, इसके साथ साथ जो ये करता है, इसके आहार प्रबंधन किस तरह से किया जाए, और कितने समय में जो ये मुर्गी पालन के जो चूजे हैं, बच्चे हैं, बढ़ते हैं, और कितने समय में कितना लाभ किसान इसमें ले सकते हैं? जी बिल्कुल। जो मुर्गी पालन है उसमें आहार प्रबंधन एक बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब भी हम मुर्गियों को पाल रहे हैं उनको हमें आहार ही देना है। एक जो मैच्योर मुर्गी है, बड़ी मुर्गी है, अंडे देने वाली मुर्गी है, एक दिन में लगभग 110 ग्राम 100 से 110 ग्राम के करीब फीड खाती है। तो यहाँ पर किसान की कार्यकुशलता बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि यदि वो अच्छी तरह से काम करता है, अपनी मुर्गियों को अच्छा फीड देता है, और वेस्टेज जो भी हानि हो रही है, जब भी वो दाना डाल रहा है, क्योंकि मुर्गी यदि वो 1000 मुर्गियां रखा है और एक मुर्गी 100 ग्राम के करीब खा रही है और वो 5 ग्राम के करीब मान लो दो दाने का वेस्ट चला जाता है, तो 1000 मुर्गियों के पीछे लगभग 5 किलो खाने की बर्बादी हो जाती है। और फीड बहुत महंगा आता है, सबसे महंगा जो बोलते हैं, यदि एक मुर्गी पर लगभग 70% जो खर्चा आता है, 70 से 75% वो आहार पर होता है। तो हमें यही वेस्टेज, जो भी बर्बादी है, उसको बचाना है। जैसे जब भी चूजा छोटा है, वो लगभग 40 से 45 ग्राम का एक चूजा रहता है, तो वो धीमे धीमे बढ़ता है। जैसे अंडे वाली मुर्गी का चूजा कि हम लोग अंडे वाली मुर्गी को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेज में बांटते हैं। ये बांटना है कि उनका हम लोग जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो अच्छी तरह से हो जाए। तो पहला जो हिस्सा है वो 0 से 8 हफ्ते की उम्र का है,
दूसरा हिस्सा है 9 हफ्ते से लेके लगभग 17 हफ्ते की उम्र का है, और उसके बाद 18 हफ्ते से लेके 72 हफ्ते की उम्र की रहता है। क्योंकि तीनों में हमें अलग अलग तरीके का फीड देना पड़ता है। शुरू में हमें स्टार्टर फीड देना पड़ता है 0 से 8 पे, 9 से 17 पे हमें ग्रोअर फीड देना पड़ता है, और जब वो मुर्गी 18 हफ्ते में अंडा देना स्टार्ट कर देती है, पहला अंडा हमें मुर्गी से 18 हफ्ते की उम्र में मिल जाता है, तब हम उसको लेयर राशन देते हैं। लेयर राशन में भी 3 राशन होते हैं, लेयर 1, 2 एंड 3। तो ये लेयर राशन हम लोग उपयोग करते हैं कि जिससे मुर्गियों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, और अलग जो खुराक के जो भी आहार के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज मिश्रण, विटामिन, तो ये सब आहार के घटक हैं। इनका संतुलित मात्रा में उपयोग करके हम मुर्गी को देते हैं, तो उससे अच्छे से अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब भी मैनेजमेंट की बात आती है, तो हमें उसी उम्र के हिसाब से, मुर्गी की जितनी उम्र है उस हिसाब से ही हमें फीड देना पड़ेगा, तब जाके हम उससे बहुत फायदा ले सकते हैं। क्योंकि यदि हम 5 ग्राम भी फीड यदि बर्बाद कर देंगे, तो जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वो बर्बादी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और वो हमारा मुनाफा हानि में बदल जाता है। तो इस तरह से हम आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। जी, तो नए पशुपालक हैं, अगर आहार प्रबंधन करना चाहते हैं कि किस प्रकार से आहार प्रबंधन किया जाए ताकि आपका आहार व्यर्थ भी ना जाए और सही तरीके से मुर्गियों को पोषण भी मिले, तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे दर्शक हैं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीनदयाल शर्मा अलवर राजस्थान से। दीनदयाल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरे पास साहब एक गाय पहली बार बच्चा देगी वो जी, लेकिन गर्भ धारण नहीं करती है, 20 दिन में हिट में आ जाती है जी, और डॉक्टरों से भी काफी इलाज करवा लिया, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है इसको। जी, कृत्रिम गर्भाधान भी करवा लिया, कान से भी क्रॉस करवा लिया, लेकिन वे गर्भधारण नहीं कर रही है। जी, दीनदयाल जी का सवाल डॉक्टर साहब, आपने सुना कि इनकी गाय गर्भधारण नहीं कर रही है, इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान भी करवा लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, क्या उपाय इनके लिए? गर्भधारण के जैसे इनकी जो समस्या आ रही है, गाय के अंदर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो दोबारा से हीट में आ रही है, इसको हम बेसिकली रिपीट ब्रीडिंग की श्रेणी में डालते हैं। रिपीट ब्रीडिंग में क्या होता है, कभी कभार तो पशु जो है 2 से 3 दिन बाद दोबारा हीट में आ जाता है, जैसे स्प्लिट हीट बोलते हैं जी। उस कंडीशन में क्या जाता है कि 2 दिन बाद दोबारा से उसको एआई गर्भधारण कराना चाहिए। कुछ कंडीशंस में क्या होता है 5 से 7 दिन बाद जैसे हो रहा है। कुछ कंडीशंस में होता है कि वो 21 दिन में हीट आने से पहले 18 दिन में हीट में आ जाता है। उसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की वजह से होता है कि वो जो है बच्चा जो है पहले ही उसकी डेथ हो गई है। 21 दिन में रिपीट हो रहा है तो ये भी देखना जरूरी है कि उसके अंदर कोई एंडोमेट्राइटिस है, जिसके अंदर की बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए कि रेगुलर जो है महीने से 2 महीने तक उसको खनिज जो है मिश्रण जो है उसको खिलाएं। रिपीट ब्रीडिंग के लिए जो दवाई है इंट्रायूट्राइन बच्चेदानी के अंदर 5 दिन तक लगातार उसमें डलवाएं और कोई एंटीबायोटिक उसमें लगवाएं, क्योंकि अगर उसका तार साफ नहीं होगा, उसका जो डिस्चार्ज है जो वो डाल रही है, अगर बिल्कुल पानी जैसा साफ तार जैसा नहीं है तो वो कभी भी रुक नहीं पाएगी। 21 दिन में उसको बोलना चाहिए, और 21 दिन में अगर वो फिर भी अगर नहीं रुकती है तो हार्मोनल इंजेक्शंस ऐसे आते हैं जो जैसे हम GnRH बोलते हैं। GnRH में कई तरह के जो हैं उसकी कंडीशन को जांच करके ही एक्चुअली बता सकते हैं, क्योंकि 3-4 प्रकार के हार्मोन्स हैं। तीनों हार्मोन्स का डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरह से बता पाना कि आप ये चेक करके ये देख लीजिए, क्योंकि वो पशुपालक जो है चेक नहीं कर पाएगा। उसमें आप एक काम कीजिए, मिनरल मिक्सचर दे करके उसकी दवाई डलवा लीजिए 5 से 7 दिन तक, और 2-3 होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं जिसमें कि सीपिया है और एक पल्सेटिला है, और इन दवाई को रेगुलर जो है 20 दिन तक उसको आपको पशु को खिलाना है 30 पोटेंसी में, और सुबह शाम इसको देना है। रेगुलर 20 दिन तक दीजिए, उम्मीद है पशु जो है ज्ञापन हो जाएगा। जी, तो दीनदयाल जी, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको उपाय बताया उसका आप पालन करेंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो गाय है वो गर्भ जल्दी से धारण कर ले, ताकि आपको जो समस्या हो रही है उसका सामना आपको ना करना पड़े। एक बार आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से रोहित जी का मैं रुख करूँगा। रोहित जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने तमाम उपाय बताए हैं, अब हम देखते हैं कि देश के कई हिस्सों के अंदर तापमान गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिकॉर्ड तोड़ जाता है, इंसान उस तापमान को नहीं सह पाते। इस ऐसे स्थिति के अंदर जो पशुपालक हैं अपनी मुर्गियों का ध्यान कैसे रखें, और डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत बढ़ जाती है, तो पानी की प्रचुर मात्रा उनको मिलती रहे, इसके लिए क्या उपाय है?
जी बिल्कुल, जैसे जैसे वातावरण का तापमान बढ़ता जाता है तो मुर्गियों में समस्याएं पैदा होने लगती हैं, क्योंकि मुर्गियों की जो मैकेनिज्म है, जो शरीर की बनावट है, वो बाहर के वातावरण को, बाहर के ज़्यादा तापमान को सहन करने योग्य नहीं रहता है। तो इसके लिए जो भी किसान है उसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा गर्मियों के मौसम में। अभी जैसे पानी की व्यवस्था, मुर्गी के पास पानी की व्यवस्था 24 घंटे मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि उसके जो पानी पीने की दर सर्दियों के मुकाबले लगभग दुगनी से तिगनी बढ़ जाएगी गर्मियों में। और जब तक वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पिएगा तब तक उसका जो भी वो दाना खा रहा है उसका डाइजेशन, पाचन प्रणाली को इफेक्ट करेगा वो। तो इसलिए पानी की प्रचुर मात्रा में पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद रहे, हाँ हमेशा मौजूद रहे। दूसरी व्यवस्था किसान को ये करनी पड़ेगी कि जो भी उसका जो मुर्गी घर है, जो शेड है, उसका तापमान मुर्गी के अकॉर्डिंग रहे। मुर्गी का जो कंफर्ट लेवल रहता है, जहाँ पर मुर्गी अच्छे से अपना प्रदर्शन कर पाती है, उत्पादन दे पाती है, वो लगभग 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड उसके सेट का तापमान रहना चाहिए। जैसे जैसे ये तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता जाएगा तो मुर्गियों के उत्पादन में कमी आने लगती है। तो कुछ व्यवस्था जैसे पंखे लगवा सकता है या फिर फॉगर, जो पानी का फव्वारा रहता है उसकी व्यवस्था कर सकता है, जिससे मुर्गियों में कूलिंग दे पाए। यदि वो कूलिंग देंगे तो उनके उत्पादन में वो कमी नहीं आएगी और मुर्गी बीमार भी नहीं पड़ेगी, स्वस्थ फील करेगी। थोड़ा सा बदलाव, वो जो उसकी सेट की जो भी छत है उसको वो बाहर की तरफ से जो सफेद रंग का पेंट कर सकता है, यदि उसकी सीमेंट की छत है, यदि एस्बेस्टस की छत का उपयोग कर सकता है, जिससे गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। और कुछ आहार में बदलाव भी करना पड़ेगा, क्योंकि आहार में होता क्या है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है मुर्गी दाना कम कर देती है। यदि मुर्गी 100 से 110 ग्राम खा रही है तो वो गर्मियों में 90 ग्राम के ही करीब खाएगी। तो उसके अंदर आहार के जो घटक होते हैं उनकी कमी आ जाती है, जिससे अंडे का उत्पादन या फिर मीट, जो भी मुर्गी मीट के लिए पाल रहे हैं, तो उसमें भी कमी आ जाती है। तो हमें उस तरीके का आहार देना पड़ेगा कि वो गर्मियों में, यदि वो कम भी खाता है, मुर्गी कम भी खा रही है, लेकिन तो तब भी उसकी जो भी आहार के घटक हैं उसकी पूर्ति मुर्गियों की हो जाए, जो उसको एक दिन के राशन में चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो मुर्गियों को पानी की प्रचुर मात्रा मौजूद रहे, जो भी सेट का तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहे, और थोड़ा सा फीड में बदलाव करे, तो वो मुर्गियों को गर्मी के प्रकोप से बचा सकता है और अच्छे से उसका उत्पादन ले सकता है। जी, तो डॉक्टर रोहित गुप्ता ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई हैं। जो मुर्गी पालक हमारे जो मुर्गी पालक किसान भाई हैं जो हमें देख रहे हैं, इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। आने वाले समय में तापमान बढ़ेगा तो मुर्गियों को कैसी देखभाल करनी है इस बढ़ते हुए तापमान में, इसका बेहतरीन उदाहरण और बेहतरीन उपाय यहाँ पर डॉक्टर रोहित ने आपको बताया है। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर से चर्चा जारी रहेगी, तब तक देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। लगातार हमारे दर्शकों के सवाल हम तक आ रहे हैं। हमारे जो खास एक्सपर्ट हैं, विषय से जुड़े हुए, वो सभी सवालों का उचित जवाब और तमाम सलाहें आपको प्रदान कर रहे हैं। एक दर्शक हैं झारखंड से, उन्होंने व्हाट्सएप किया है। वो पूछना चाह रहे हैं कि कृत्रिम गर्भाधान से कितनी पीढ़ी में नस्ल सुधार हो जाएगी और पीढ़ी कितना दूध देगी? डॉक्टर संजीत जी। मुख्य रूप से जो नस्ल सुधार है, आपको फर्स्ट जनरेशन से ही इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाती है।
जैसे ही कोई भी गाय, मैंने अभी पहले भी बताया था, कोई भी गाय जो है अगर अच्छे सांड से उसको गर्भधारण कराया जाता है सीमेन के द्वारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, तो जो प्रोडक्शन है आपको, अगर वो 5 लीटर की है तो 10 से 12 लीटर वाली श्रेणी में नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन होता है। अगर तीन जो कहते हैं कि तीन जनरेशन में जा कर के उसको जितनी पीक है उस लेवल पे हम लोग पहुंच सकते हैं। और इवन जो क्रॉस ब्रीडिंग जब बताया जाता था तो क्रॉस ब्रीडिंग में भी यही कहा जाता था कि 3 से 4 जनरेशन के बाद जो है उसको हमें अलग जो है नहीं कराना चाहिए। कोई भी HF अगर हमारा सीमेन यूज़ करते हैं तो अगर देसी गाय में अगर उसको कर रहे हैं तो 67 से 75% तक आप ले जा सकते हैं, 75% से ऊपर उसको जो है नहीं कराना चाहिए। बाकी जो देसी है, अगर सेम नस्ल की है, जैसे जैसे आप एक बेहतर नस्ल के सीमेन से गर्भधारण कराएंगे तो इम्प्रूवमेंट आपको मिलता चला जाएगा। हर जनरेशन में इम्प्रूवमेंट आपको जो है नज़र आएगी। जी, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपकी आने वाली नस्लें कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर होंगे और आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। डॉक्टर रोहित जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर रोहित जी, कोई ऐसी बात जो हमारे मुर्गी पालकों को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर अभी हमने चर्चा नहीं करी हो और वो बात आप कहना चाहते हो हमारे मुर्गी पालकों से? जी बिल्कुल, मुर्गी पालक जो भी हैं, कुछ विशेष ध्यान जो भी मुर्गी के उद्योग में हमें रखने की ज़रूरत है। कुछ बातें जैसे कि नस्ल का चयन, अच्छी नस्ल का चयन करें। जो ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है उसको अपने फार्म में लेके हैं। जो जल्दी से जो मीट के लिए पाल रहे हैं, जल्दी से जिनकी ग्रोथ हो जाती है, उन मुर्गियों का पालन करें। दूसरा है दाने का प्रबंधन जो बहुत अहम हो जाता है। तीसरा आवास का प्रबंधन, जो आने वाली गर्मियों के दिनों में आवास का प्रबंधन उनके लिए एक बहुत ही मायने रखेगा, मुर्गियों के लिए उनका उत्पादन बना रहेगा। और चौथी बात जो है वो बीमारियों का प्रबंधन। मुर्गियों में बीमारी एक बार आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, तो एक वो टीकाकरण जरूर करवाएं। साथ में जो भी गंदगी का जरूर ध्यान रखें, पानी की गंदगी और दाने की गंदगी। पानी की गंदगी से एक बहुत कॉमन एक बैक्टीरिया रहता है इकोलाई मुर्गियों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर देता है वो, जिससे मुर्गी पालक का बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो यदि वो पानी, एक साफ पानी मुर्गी को देते हैं तो वो कम से कम वो बैक्टीरिया से वो बचाव कर सकते हैं मुर्गियों का। साथ ही यदि दाने में गंदगी रहती है, दाने में फंगस जो उड़ली जो फफूंद बहुत जल्दी लग जाता है, तो बहुत पुराना फीड मुर्गियों को ना पाए और फफूंदी से बचाए रखें, क्योंकि यदि दाने में नमी ज़्यादा होगी तो फफूंदी लगेगी और जिससे मुर्गी में रोग बहुत जल्दी आ जाता है। तो यदि ये फार्मर इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, नस्ल का अच्छे से चयन, दाना प्रबंधन, आवास प्रबंधन और बीमारियों का प्रबंधन, तो वो अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं गर्मी में भी, चाहे किसी भी मौसम में, और साथ ही बहुत से ज़्यादा उत्पादन वो ले सकते हैं किसी भी मौसम में। जी, तो जितने भी मुर्गी पालक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सभी इन सभी बातों का ध्यान रखें और सभी अपनी जितनी भी मुर्गियां हैं उनके रख रखाव का, उनके पोषण का, उनके वातावरण का, इन सभी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं ताकि आप अच्छा उत्पादन ले सकें। डॉक्टर संजीत जी का मैं रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर संजीत जी, आहार की हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मुर्गियों के भी आहार की बात हुई और कृत्रिम गर्भाधान में हम पशुओं के आहार की बात कर रहे हैं। इसमें बेसिक चीज़ में बहुत जो किसान हम भाई ध्यान नहीं देते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले क्या आहार प्रबंधन रहना चाहिए और कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद क्या आहार प्रबंधन रहना चाहिए? देखिए, आहार जो है पशु की किसी भी ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, तीनों ही चीज़ों में, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, इन तीनों में बहुत ही अति आवश्यक रोल प्ले करता है। तो इसमें कोई ये हमें ध्यान नहीं रखना है कि अभी हमने गर्भाधान कराया है या नहीं कराया है। पूरे साल जो है उसको संतुलित आहार और जो मिनरल मिक्सचर है उसका रेगुलर उसको देना चाहिए। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी कभार क्या होता है, आजकल बड़े बड़े फार्म्स हैं और उन फार्म्स में क्या होता है कि ज़्यादा पशु रखते हैं और उनका ध्यान रखना, एक हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पशु कब हीट में आया, कब ज्ञापन हुआ, कब उसका ब्याने का समय आने वाला है। तो आप ये कर सकते हैं कि GPG प्रोटोकॉल के द्वारा आप सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन से क्या होता है कि आप ये तय कर सकते हैं पशु कब हीट में आएगा, कब आप उसको ज्ञापन कराएंगे और कब उसको जो है बच्चा आप
पाना चाहते हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरे साल भी आप अपने गाय का और अब जो भी आपके पशु हैं उन सबका जो पोषण प्रबंधन है वो पूरे साल आपको सही तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर रोहित जी, आपने तमाम जानकारियां हमारे मुर्गी पालकों भाइयों को दी हैं, तमाम तरीके के आपने उपाय भी बताए, जो आपने कीमती समय और तमाम सलाहें हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू, धन्यवाद। जी, डॉक्टर संजीत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे और उन्होंने तमाम किसानों के जो सवाल रहे उनका जवाब दिया, अपने विस्तार रूप से उनको उपाय बताए, तमाम तरीके के आपने उदाहरण उनको दिए कि किस तरीके से वो कृत्रिम गर्भाधान के फायदे ले सकते हैं और अपनी नस्ल का आगे बढ़ावा दे सकते हैं और उत्पादन भी अच्छा कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमने विस्तृत रूप से आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करी है कि किस तरीके से कृत्रिम गर्भाधान के आप फायदे उठा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मुर्गी पालक जो हैं वो किस तरीके से अपनी मुर्गियों का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिला होगा और अगला विषय जो हमारा रहने वाला है हेलो किसान कार्यक्रम में, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और इसके साथ ही दूसरा विषय रहेगा मिट्टी के जाँच के विभिन्न आयाम। इन दोनों विषयों से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके अपना सवाल या अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार के बीच सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। आपके सवालों के और आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारे इस हेलो किसान कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और हेलो किसान कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर से होंगे हाजिर नए विषय पर चर्चा करने के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।